नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल गुरुकुल क्लासेस में। पिछली वीडियो में मैंने पुलिस प्रणाली का रीजनिंग का एक पहला चैप्टर शुरू किया था, जिसमें मैंने आधा चैप्टर कवर कराया था। आज हम इस वीडियो में उससे आगे का कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, मैंने पिछली वीडियो में आपको कुछ क्रम बताया था कि सबसे ऊंचा पद किसका होता है पुलिस प्रणाली में। तो वो होता है डीजीपी का, ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का। उसके नीचे जो आता है, जो जोन को देखता है, वो होता है आईजीपी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बताया था मैंने। नीचे, उससे नीचे जो पद होता है वो होता है डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी इससे छोटा पद होता है। इसके नीचे जो अब आते हैं, तो इससे नीचे वाला जो पद है वो है एसएसपी, इसको एसपी भी बोलते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट को देखता है। और इससे नीचे वाला जो पद है वो है एएसपी, इसको डायरेक्ट डेप्यूटी एसपी भी कह सकते हैं, सब डिवीजन को देखता है। फिर मैंने बताया था कि सर्कल इंस्पेक्टर होता है, जो सर्कल में बांटे जाते हैं डिवीजन को, उन्हें देखता है। उसके नीचे जो आता है वो आता है हेड कांस्टेबल, जो नॉर्मल पब्लिक स्टेशन होते हैं उन्हें देखता है। और जो सबसे लास्ट में आता है वो आता है कांस्टेबल। तो कांस्टेबल की ये भर्ती निकली है, जिसे कि आप तैयारी कर रहे हैं, जिसकी आप परीक्षा देने वाले हैं। तो ये सबसे लोवेस्ट पोस्ट होती है कांस्टेबल की। तो सबसे ऊंची पोस्ट जो होती है वो होती है डीजीपी की, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें इनके कार्य, इनकी शक्तियों के बारे में पढ़ना है। पेपर में आ सकता है कि बताइए डीजीपी की नियुक्ति कैसे होती है, ठीक है कि नहीं। बताइए कि डीजीपी जो है सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है यूपी का, उत्तर प्रदेश पुलिस राज्य का या विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी कौन है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछ सकता है। तो चलिए आज इस चैप्टर को, तो सबसे बड़ा जो अधिकारी मैंने बताया था, इसे बोलते हैं पुलिस महानिदेशक। पुलिस महानिदेशक क्या करता है कि ये नियुक्त किया जाता है पूरे राज्य की पुलिस व्यवस्था को देखने के लिए, यानी संचालित करने के लिए। हमारा जो उत्तर प्रदेश राज्य है वो 8 जोन में बांटा गया है, या 8 मंडल में बांटा गया है। अब ये 8 मंडलों की जो देखरेख करेगा, पूरे जो भी कानून व्यवस्था को नियंत्रित करेगा, शांति व्यवस्था को बनाए रखेगा, वो सबसे बड़ा अधिकारी जो है, जिसके अंदर में पूरा राज्य आएगा, वो होता है पुलिस महानिदेशक। एक्चुअली में पुलिस महानिदेशक इसका नाम नहीं था पहले। अगर इतिहास को उठाकर देखें तो 1981 के समथिंग, यानी 1981 ही है, तब इसका नाम पुलिस महानिरीक्षक हुआ करता था, ठीक है। लेकिन बाद में इसमें संशोधन किया गया और 8 अगस्त को 1981 को इसका नाम कर दिया गया पुलिस महानिदेशक। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता है। पुलिस महानिदेशक भारत की सर्वोच्च सिविल सेवा परीक्षा, भारत की जो सबसे बड़ी सिविल परीक्षा है, यूपीएससी के माध्यम से ये चुने जाते हैं, आईपीएस अधिकारी के माध्यम से ये चुने जाते हैं। इसमें लिखा गया है कि भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के लिए चुना जाता है इनको। इसी को क्या बोलते हैं, डीजीपी बोलते हैं। अच्छा, तो अगर मैं इनका ओहदा देखा जाए ना, तो इनका ओहदा जो होता है वो कैबिनेट मंत्री जो होते हैं हमारे देश के, यानी हमारे राज्य के कैबिनेट मंत्री, या उन्हीं की बराबर का दर्जा इनको प्राप्त होता है। इनको नियुक्त कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा, मुख्यमंत्री। जिस राज्य का मुख्यमंत्री होगा वो नियुक्त करेगा, किसको बताना, सबसे बड़े पुलिस विभाग के अधिकारी को, जिसको बोलते हैं पुलिस महानिदेशक। और एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस समय वर्तमान में यूपी के पुलिस महानिदेशक कौन है, तो आपको नाम याद रखना है, विजय कुमार है। क्या नाम है इनका, विजय कुमार है। पूछ सकता है पेपर में कि बताइए वर्तमान में पुलिस महानिदेशक कौन है उत्तर प्रदेश के, तो आंसर देना है विजय कुमार है। 1988 कैडेट कोर के ये आईएएस अधिकारी रह चुके हैं। तो ये इस टाइम पे वर्तमान में है। तो क्या समझ में आया हमें कि सबसे बड़ा सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, तो पुलिस महानिदेशक होता है। इसके अंडर में कितने मंडल आते हैं, तो 8 मंडल आते हैं, जो यूपी में है वर्तमान में, ठीक है। ये किसके माध्यम से चुना जाता है, पेपर में पूछा किसके माध्यम से चुना जाता है, तो सिविल सेवा परीक्षा जो होती है उसके माध्यम से चुना जाता है। और इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो याद रखना, मुख्यमंत्री के जरिए इसकी नियुक्ति की जाती है, ठीक है। किसके जरिए, मुख्यमंत्री के जरिए इसकी नियुक्ति की जाती है। आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें बोला गया, देखिए जो मैंने अभी बताया हुआ करता था पहले, लेकिन अब इसका नाम क्या कर दिया गया, महानिदेशक कर दिया गया। क्या, महानिरीक्षक को
कि पद को उच्चीकृत करके पदाधिकारी महानिदेशक को बना दिया गया, ठीक है। लेकिन ये कितने परिक्षेत्रों को देखता है, तो ये मेरठ को, बरेली को, लखनऊ को, आगरा है, कानपुर है, इलाहाबाद है जिसे प्रयागराज बोलते हैं, वाराणसी और गोरखपुर, इनको, इन क्षेत्रों को पहले विभाजित किया गया उत्तर प्रदेश राज्य को। फिर इन काफी क्षेत्रों में, इतने क्षेत्रों को, परिक्षेत्रों को कौन देखता है, ये सबसे बड़ा अधिकारी महानिदेशक देखता है, ठीक है। चलिए, तो इतनी बात आपको समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इसके नीचे यानी इसके अंडर में जो अधिकारी आता है वो है आपका क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक। क्षेत्रीय यानी जोनल इंस्पेक्टर जनरल, आईजीपी कह सकते हो आप इसे, क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक। इसका कार्य क्या होता है, ये अपने क्षेत्र के अंदर में जो भी प्रभारी हैं, जो भी अधिकारी होते हैं, जो अपने अपने क्षेत्र के उप महानिरीक्षक होते हैं, इनका ये मार्गदर्शन करता है। यानी ये क्या करता है, ये महानिरीक्षक जो होता है क्षेत्र का, तो ये अपने क्षेत्र का, अपने क्षेत्र के अंदर जितने भी अधिकारी आएंगे, चाहे वो उप महानिरीक्षक क्यों, ऑफिसर क्यों ना हो, उन सबका मार्गदर्शन करेगा, ठीक है कि नहीं। अच्छा, इसके पास क्या क्या शक्तियां होती हैं, तो देखिए इसके पास जो शक्तियां होती हैं वो है, क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक अपने अधीनस्थ यानी अपने अंदर जो क्षेत्र आते हैं, जैसे राजपत्रित अधिकारी इसके अंदर आएंगे, उनका स्थानांतरण यानी तबादला कर सकता है। अपने अंदर आने वाले जो क्षेत्र है उन कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकता है, उनका प्रतिवेदन यानी अपील उनकी सुन सकता है, पुनरीक्षण कर सकता है, याचिकाओं आदि का निस्तारण भी कर सकता है। तो इसके अंदर जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में आने वाले जितने भी अधिकारी क्यों ना हो, उन सब के जो नियुक्ति का कार्य है वो कौन करेगा, वो ये जोनल अधिकारी करेगा, ठीक है। राजपत्रित अधिकारी कौन होते हैं, तो जो ए लेवल के ऑफिसर होते हैं, ए ग्रेड के जो ऑफिसर होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं, उनको राजपत्रित अधिकारी कहा जाता है, ठीक है। इसके भी अंदर जो आता है वो डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल आता है, डीआईजी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, डीआईजी, ठीक है। आईजी के नीचे डीआईजी आएगा। उप महानिरीक्षक यानी जो अभी हमने पढ़ा था वो महानिरीक्षक था, अब हम पढ़ेंगे उप महानिरीक्षक। इसका काम क्या होता है, ये खंड प्रभारी होता है। अब तक देखिए जो खंड थे, जो मैंने बताया था कि 8 आपके मंडल थे, 8 मंडलों को फिर क्षेत्रों में या जोन में बांटा गया, उन जोन को यानी फिर क्या किया, जिलों के खंडों में बांटा गया। तो इन खंडों का प्रभारी कौन होता है, तो महानिरीक्षक होता है। ये अपने खंड की पुलिस दक्षता के लिए उत्तरदायी होता है। इसका कार्य जिला प्रशासन का समुचित स्तर बनाए रखना होता है, ठीक है। तो ये क्या देखता है, ये जिलों को देखता है। जिले कितने हैं यूपी में, 75 जिले हैं, उन जिलों के जो खंड हैं उनको कौन देखता है, उप महानिरीक्षक देखता है। ये अपने क्षेत्र में अपराध जो होते हैं उनकी देखरेख के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। इनका कार्य यह देखना है कि गंभीर विद्रोह से कैसे निपटा जाए और उनके लिए क्या क्या उपाय किए जाएं, ठीक है। जैसे जिलों के अंदर अगर कोई गंभीर खतरा है या फिर ऐसा लगता है कि कोई दंगे फसाद हो सकते हैं, तो इनके लिए क्या उपाय करने चाहिए, इनसे कैसे निपटना चाहिए, ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, उप महानिरीक्षक के अंदर आती हैं। उसे जिले के बीच सहयोग को प्रभावी करना चाहिए। अब जो जिले के अंदर जो भी कार्य होंगे, पुलिस प्रशासन का जो भी कार्य इस जिले के अंदर होगा, वो कौन देखेगा, उप महानिरीक्षक देखेगा, ठीक है। कहने ताकि आपको थोड़ा आइडिया रहे कि किसका क्या कार्य होता है, अब इनका क्रम क्या है, क्रम भी पूछ सकता है। तो पुलिस अधीक्षक की बात करते हैं, ये होता है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इससे लोवेस्ट पोस्ट होती है, उप महानिरीक्षक से थोड़ा लोवेस्ट होती है। पुलिस अधीक्षक जिले में पुलिस बल का ये प्रमुख होता है। पुलिस अधीक्षक जिले में, एक जिला जो होता है तो उसके पुलिस जो बल है उसका प्रमुख कौन होता है, ये पुलिस अधीक्षक होता है। वह पुलिस दक्षता एवं अनुशासन के लिए तथा पुलिस कर्तव्य को समुचित पालन के लिए उत्तरदायी होता है। पुलिस के जो भी कर्तव्य हैं उनका पालन ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है, पुलिस के जितने भी कार्य हैं वो ढंग से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उन सबका समुचित रूप से पालन या उत्तरदायी कौन है, तो पुलिस अधीक्षक होता है, ठीक है। जैसे पुलिस बल है, पुलिस बल और मजिस्ट्रेट के बीच में जो बातचीत होती है उसका आदान प्रदान कौन करता है, तो पुलिस अधीक्षक करता है, ठीक है। कहीं अच्छा, पुलिस को जारी किए जाने वाली सभी आदेश
और जो भी अनुदेश वो अधीक्षक के माध्यम से दिए जाएंगे। यानी पुलिस को जितने भी आदेश दिए जाते हैं, जो कार्य दिए जाते हैं पुलिस को कि क्या करना है हमारे राज्य में, पुलिस के जो भी कर्तव्य हैं, जो भी कार्य हैं, उन आदेशों को कौन देता है? तो पुलिस के जो बल है उसको आदेश देता है पुलिस अधीक्षक देता है। जो पुलिस अधीक्षक है उसको वर्ष में कितनी बार थानों का निरीक्षण करना चाहिए? तो याद रखना, जिला मुख्यालय के प्रत्येक थाने का पूर्ण निरीक्षण करेगा, कम से कम एक बार तो उसे करना ही होगा। परंतु अगर कोई मामला है तो उसमें प्रत्येक 3 वर्ष में कम से कम एक बार निरीक्षण करना उसके लिए आवश्यक है, मतलब कंपलसरी है। तो पूछेगा बताइए कि कौन करता है निरीक्षण? तो पहले तो पुलिस अधीक्षक करता है। कितने, एक साल में कितनी बार? तो एक साल में हर थाने का एक बार उसे निरीक्षण तो करना ही चाहिए, ठीक है कि नहीं? और फिर इस सबको जब निरीक्षण करने के बाद जो भी रिपोर्ट आती है वो अपने से ऊपर के अधिकारी या जिला अधिकारी को वो पूरी रिपोर्ट को सौंपेगा, ठीक है, होता है। तो सर्कल इंस्पेक्टर देखना, क्षेत्र निरीक्षक का मुख्य कार्य अपराध का अन्वेषण मतलब होता है खोज करना। अन्वेषण मतलब क्या होता है? खोज करना। तो ये क्या करेगा? ये सर्कल इंस्पेक्टर क्या करेगा कि जो भी अपराध हुआ उसकी खोज करेगा और उसका निवारण करेगा। वह पुलिस क्षेत्र में निवारक और खोज कार्य में समन्वय स्थापित करता है। समन्वय यानी क्या होता है कि आप कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन बनाना, ठीक है, क्या बनाना? कोऑर्डिनेशन बनाना। अगर कोई अपराध हुआ है तो उसकी खोज करना, उसका निवारण करना, उसके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना है। इस कार्य के लिए वह अन्य क्षेत्र निरीक्षकों से सहयोग स्थापित करता है, ठीक है कि नहीं? जो अन्य निरीक्षक हैं उनसे सहयोग भी लेगा। वह यह भी देखता है कि पुलिस तथा विशिष्ट रूप से उसके अधीनस्थ जो है, उसके अंडर में जो भी थाना के अध्यक्ष हैं अपने कार्यों को ठीक ढंग से ईमानदारी से करें। आपको पता होना चाहिए कि उप निरीक्षक तथा अधीनस्थ उप निरीक्षक कौन होता है? उप निरीक्षक और अधीनस्थ उप निरीक्षक को अगर मैं साधारण भाषा में समझाऊं तो इसको दरोगा कह सकते हो, आप सब इंस्पेक्टर कह सकते हो, ठीक है। उप निरीक्षक थाने का भार साधक अधिकारी होता है। पूछेगा पेपर में, बताइए भार साधक अधिकारी किसे कहते हैं? तो आप बोलेंगे एसआई को कहते हैं। किसे कहते हैं? एसआई, सब इंस्पेक्टर को कहते हैं। ये क्या करते हैं? ये अपने थानों को देखते हैं। थाने की एक थाना इनको दे दिया जाता है। जब इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है इनको थाना दिया जाता है और ये थाने में जो पुलिस व्यवस्था है उसका संचालन करते हैं। ये अपने अधीन जो भी कर्तव्य हैं उनको क्रियान्वित करते हैं, ठीक है, उनको लागू करते हैं। और इनका क्या कार्य होता है? तो एक बार इनका मैं आपको कार्य और बता दूं, इनका कार्य क्या है। तो इनके द्वारा जो रजिस्टर होते हैं ना, वो रजिस्टरों की देखभाल करना, उनको मेंटेन करना, अभिलेख यानी जो भी रजिस्टरों में लिखा गया है, जो भी कार्य, जो भी जैसे कोई अपराध होता है तो रजिस्टर में जो लिखित में जो चीजें होती हैं उनको देखरेख करना, विवरण जो होते हैं उनकी शुद्धता बनाए रखना, उसका उत्तरदायित्व किसका होता है? तो आप ये ना समझें जो दरोगा होता है उसके पास काफी जिम्मेदारियां होती हैं, ठीक है। थाने में अग्नि आयुध, उनके संगीन कारतूस के थैले, भंडार, इन सभी हथियार जो है इनका प्रभारी कौन होता है? इन सबका जो थाने के अंदर, तो वो होता है कौन? सब इंस्पेक्टर। उप निरीक्षक अपने क्षेत्र में आने वाली सभी ग्रामों के ग्राम प्रधानों के साथ मिलकर अपराध नियंत्रण हेतु विचार विमर्श भी करता है। तो इसको गांव में भी घूमना होता है और गांव के जो प्रधान है उनके साथ मिलकर बैठकर अपराधों से कैसे नियंत्रित किया जाए इन सब की बैठक भी होती है। और ग्रामों में रात्रि में गश्ती के लिए सिपाहियों की तैनाती भी करता है। आपने देखा होगा अक्सर गाँव में कि सिपाही जो होते हैं वो गश्ती पर जाते हैं, तो ये गश्ती पर भेजता कौन है? तो ये सब इंस्पेक्टर भेजता है, ठीक है कि नहीं, कि कहां पर कौन सा सिपाही भेजना है, कितने सिपाही भेजने हैं, ठीक है। ये सारी चीजें कौन अरेंज करता है? सब इंस्पेक्टर अरेंज टेबल, यानी हेड कांस्टेबल कौन होता है? अब हेड कांस्टेबल कौन होता है? देखिए, थाने का मुहर्रिर, थाने का अभिलेखपाल, कार्यालय लिपिक, इसको किसी भी नाम से आप बुला सकते हो, यानी क्लर्क भी बोल सकते हो, लेखा परीक्षक बोल सकते हो, प्रधान कांस्टेबल बोल सकते हो, ये सब एक ही चीज है, ठीक है। जब प्रधान कांस्टेबल थाने का भार साधक होता है और उसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा पूछ सकता है, बताइए किस धारा, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के तहत? तो 157 धारा के तहत अन्वेषण करना है, खोजबीन करना है, तो वह अपना कर्तव्य थाना छोड़ने की स्थिति में अपने प्रभार अगले वरिष्ठ प्रधान कांस्टेबल को सौंपता है। मतलब जब भी थाना छोड़कर किसी काम के लिए हेड कांस्टेबल जाएगा तो ये अपना पूरा कामकाज किसे देकर जाएगा? अपने से वरिष्ठ प्रधान कांस्टेबल को सौंपता है ये पूरा काम, ठीक है। और उसके बाद फिर ये अन्वेषण के लिए निकलता है।
मुहर्रिर का कर्तव्य का प्रभार सौंपने का, ग्रहण करने का, जनरल डायरी में प्रविष्ट करने का होता है। इसका काम होता है कि जो भी कार्य है उसे डायरी में लिखा जाए, ठीक है। एक क्लर्क की तरह ये कार्य करता है, सारी चीजों को लिखित तौर पर जो लिख कर रखता है वो होता है प्रधान कांस्टेबल यानी हेड कांस्टेबल जो होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम सिपाही बोलते हैं। अब सिपाही का कार्य क्या होता है, देखिए सिपाही थाने का सबसे महत्वपूर्ण सैनिक होता है। उनका प्राथमिक कार्य अपराध को रोकना है। प्रत्येक थाने पर सिपाही विभिन्न कार्यों को करते हैं। अगर किसी कार्य का काम संतरी का है, पहरा देने का है, कोई गनमैन है, कोई रात को गांव में पहरा दे रहा है, कोई खुफिया यानी गोपनीय जानकारी प्राप्त करता है, कोई बंदी गृह जो होते हैं, जेल होती है, उनकी रक्षा के लिए, कैदियों के लिए पहरा देता है, तिजोरी, माल खाने और थाने की संपत्तियों की रक्षा करते हैं। तो सिपाही के अलग अलग कार्य होंगे। अब जैसे कोई मंत्री है, राज्यपाल है, उनके आगे पीछे गनमैन का कार्य करना किसका होता है, सिपाही का काम होता है। चौराहे पर ये खड़े होते हैं सिपाही। तो सबसे महत्वपूर्ण जो सैनिक होता है वो कौन होता है, हमारे यहाँ पर सिपाही होता है। सबसे ज्यादा मेहनत करता है सिपाही और सबसे कम तनख्वाह मिलती है इस सिपाही को, है ना। चलिए, तो हमारे देश में अलग ही संविधान है, अलग ही नियम है। जो सबसे ज्यादा मेहनत करेगा उसे तनख्वाह उससे उतनी ही कम मिलती है। अच्छा, आगे क्या है इसमें देखते हैं, लास्ट है ये। इसके बाद ये यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और कल मैं इसके मल्टीपल टाइप क्वेश्चन लेकर आऊंगा, ठीक है। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। ये मैं क्लास क्यों करा रहा हूँ, तो थोड़ा ओवरव्यू आपको पता चल जाए कि किसका कार्य क्या होता है। तो जैसे कोई संदेश पत्र गतिविधि की नजर आ रहा है ना, तो उस पर देख रेख करना, नजर रखना, ये इसी का काम होगा सिपाही का। किसी आरक्षी को लगातार 3 दिन एवं 2 रात से अधिक थाने या चौकी से बाहर नहीं रखा जा सकता है, ठीक है कि नहीं। आरक्षी कैदियों को हवालात में ले आने, अच्छा, कैदियों को हवालात से लाना, ले जाना, न्यायालय तक ले जाना, अगर कोई बीमार है कोई कैदी तो उसे अस्पताल तक ले जाना, ये ड्यूटी प्रतिदिन किसकी होती है, ये सिपाही की होती है। और सिपाही क्या है, रोटेशनल वे पे काम करते हैं, ठीक है। जैसे आज एक की ड्यूटी लगा दी गई तो बारी बारी से दूसरे दिन दूसरे सिपाही की ड्यूटी लगेगी। इस प्रकार से सिपाही की ड्यूटी होती है। लेकिन इस पूरे के पूरे वीडियो में आप ध्यान से देखेंगे तो सारा खेल पता है किसका है, आपको यहाँ पर याद रखनी है ये सारी चीजें। कि सबसे ऊंची पोस्ट मैंने क्या बताई, तो डीजीपी की बताई। इसके बाद इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बताया था, ये इसके अंदर में आते हैं। इसके अंदर जोन आते हैं, ठीक है, इसके अंदर मंडल आते हैं। तो आपको ये पता होने चाहिए, ये सारी चीजें मैंने बताई किसका कार्य क्या होता है। आपको एक ओवरव्यू की तरह जल्दी जल्दी ये चीजें देख लिए, जो आपको इंपोर्टेंट लगा है वो नोट कर लेना है। ज्यादा कुछ खास है नहीं इस वीडियो में, लेकिन फिर भी हो सकता है कि कोई क्रम पूछ ले या किसी का कौन सा कार्य है वो पूछ ले, इसलिए मैंने ये आपको करा दिया पाठ। कल आने वाली वीडियो में इससे रिलेटेड जितने भी मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं लेकर आऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो आपको मिस नहीं करनी है, वो वीडियो आपको पूरी कंप्लीट देखनी है, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से पूछे जाएंगे। थ्योरी वाला पार्ट मैंने कंप्लीट करा दिया 2 वीडियो में, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मल्टीपल टाइप और करा दूंगा। और ऐसे ही मैं सारे चैप्टर आपको कंप्लीट करा दूंगा। 12-13 चैप्टर हैं, आपको ये 12-13 चैप्टर एक बार अगर ये वीडियो से आपने कवर कर लिए तो ये मान के चलो कि हमारा रीजनिंग में कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, क्योंकि यही पोर्शन ऐसा है जहां से क्वेश्चन गलत होने के सबसे ज्यादा चांस होते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। हाँ, एक इम्पोर्टेंट और बात बता दें कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक वीडियो बनाई थी और वीडियो मैंने जैसे ही यूट्यूब पर अपलोड की, एक न्यूज़ निकल कर आती है कि यूपी पुलिस भर्ती में 3 साल की छूट आयु में मिल चुकी है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी अपडेट है आप सभी विद्यार्थियों के लिए। जो विद्यार्थी लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि आयु में छूट मिले, आयु में छूट मिले, तो योगी आदित्यनाथ जी ने ये आवाज़ सुन ली उन विद्यार्थियों की और उन्हें एक बहुत बड़ा नई साल का तोहफा भी दे दिया। लाखों विद्यार्थी अब लगातार अपनी तैयारी कर सकते हैं और वो भी भर्ती देख सकते हैं। बहुत बड़ी खुशी की बात है, लेकिन ध्यान रखना है इस खुशी में ये मत भूल जाना कि हमारी स्ट्रेटजी प्लानिंग क्या होनी चाहिए। आपको मेहनत लगातार करते रहनी है, समय बहुत कम है। तो आज ही मेरे चैनल से जुड़ जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट जरूर करें कि आपको कैसी लगी वीडियो। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।